चलिए, शिक्षक भर्ती के लिए बैच है आपके लिए, है ना? प्लस सीटीईटी जो है ना? सेंट्रल टीईटी जो है, उसके उन दोनों को मिला करके यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीटीईटी का जो एग्जाम होने वाला है, अभी फॉर्म भर रहा है। कौन कोई दे रहे हैं यहाँ से? सीटीईटी दे रहे हैं? ठीक है, हाँ। 23 लास्ट डेट है। अगर फॉर्म नहीं भरे होंगे तो भर लीजिएगा। जनवरी में एग्जाम है 21 तारीख को। ठीक है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा की यदि बात करें तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो है वो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए आयोजित किया जा चुका है ना? अब जो आगामी भर्ती होनी है शिक्षक की, वो मैदानी क्षेत्रों के लिए होनी है, यानी मध्य क्षेत्र के जो 3 संभाग हमारे आते हैं, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, इन संभागों में भर्ती की जानी है। तो मान के चलिए कि यहाँ की वैकेंसी भी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ये बहुत अच्छा अवसर होता है आपके लिए जब आप एक शिक्षक के पद पर कार्य करते हैं। ठीक है, शिक्षक का पद एक प्रतिष्ठित पद है, आप सभी जानते हैं, गुरुजी हैं। ठीक है, हाँ, गुरु के कोई और प्रोफेशन नहीं है जिसके साथ जी लगा हो, लेकिन गुरु के साथ जी लगा होगा। ठीक है, तो एक सम्मानित पद है हमारे समाज में। अब यदि हम इस एग्जाम के लिए एग्जाम की बात करें तो मैं इसको 2 अलग-अलग सेक्शन में बाँट करके बात करूँगा आपसे, है ना? एक आपसे बात करूँगा मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये एग्ज़ाम लिया जाएगा आपके सीजी व्यापम के द्वारा। सीजी व्यापम ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करती है। इसके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे और दूसरा हम इसमें चर्चा करेंगे सीटीईटी के लिहाज से। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी हम बात करेंगे। ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसका एग्जाम सीजी व्यापम लेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और सीजी व्यापम जो है ये 3 अलग-अलग स्तरों पर इसका एग्जाम लेता है। यदि आप देखें तो पहला स्तर जो होता है वो वर्ग 1 का शिक्षक यानी व्याख्याता के लिए होता है। वर्ग 2 का शिक्षक यानी शिक्षक का ही पद कहा जाता है इसको, वर्ग 2 को। और वर्ग 3 जो होता है इसको बोला जाता है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक जो होता है ये पहली से लेकर के 5वीं तक के क्लासेस में अध्यापन करता है, जबकि शिक्षक जो है यानी वर्ग 2 के जो शिक्षक होते हैं ये मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, 6ठी से लेकर के 8वीं तक। ठीक है, मिडिल स्कूल में। व्याख्याता स्तर के जो शिक्षक होते हैं ये आपको दिखेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन कक्षाओं में। ठीक, ये जो बैच है ये बेसिकली वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक भर्ती हैं इसको आधार बनाकर हम ये बैच चला रहे हैं। इसके सिलेबस की यदि बात करें तो इसका जो सिलेबस है, तो पहले मैं सहायक शिक्षक की बात करूंगा, है ना? दोनों का सिलेबस अलग-अलग है, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज है, थोड़ा-सा देखेंगे। सहायक शिक्षक पद हेतु यदि आप सिलेबस देखेंगे तो इसका एग्जाम जो है ये 2 घंटे का होगा, है ना? 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन 150 प्रश्नों में सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों का ये प्रश्न रहेगा, ये सेक्शन रहेगा। दूसरे भाग ये हुआ कि सामान्य अंग्रेजी के 25, गणित के 30, पर्यावरण के 20, कंप्यूटर 10, सामान्य ज्ञान 10। अरे भाई माइक बंद रखो यार, बाकी लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। सोनी, संदीप, बाकी लोग को भी दिक्कत हो रही है क्या? बाकी लोग को भी दिक्कत हो रही है? तरुण, वीडियो नहीं दिखाते। अब शो हो रहा है, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, जिनको दिक्कत होगी एक बार रिज्वाइन करके देख लेना, है ना? सोनी, संदीप, ध्यान रखेंगे।
अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि वीडियो अटक रहा है ना, या नहीं दिखाई दे रहा है, तुरंत रिजॉइन कर लीजिएगा, शुरू हो जाएगा। वो कभी-कभी आपके नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से होता है कभी-कभी। ठीक है, चलिए। तो पहले भाग में सीडीपी आपको देखने को मिलेगा 30 अंक का, दूसरे भाग में सामान्य हिंदी, तीसरे भाग में सामान्य अंग्रेजी है जो कि 25 अंक का है, गणित 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य अध्ययन जो है ये 10 अंक के आपको दिखाई देंगे। ये पूरा सिलेबस जो है ये आपको सीजी व्यापम की वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिटेल्ड सिलेबस है वो। मैं सिलेबस पर चर्चा करूंगा हिंदी के, लेकिन उसके पहले जो शिक्षक का पद है उसके सिलेबस की बात करते हैं। तो शिक्षक के पद हेतु जो सिलेबस है उसमें सीडीपी आपको 30 अंक का देखने को मिलेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है ये 30 अंक का आपको मिलेगा। सामान्य हिंदी जो है ये 25 अंक का है, सामान्य अंग्रेजी भी 25 अंक का है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा शिक्षक और सहायक शिक्षक में। शिक्षक में गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक है, जबकि सहायक शिक्षक में केवल गणित था, वो 20 अंक का था, है कि नहीं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वहां पर पर्यावरण अध्ययन था, एनवायरमेंट था वहां, ये 20 अंक का होगा सामाजिक अध्ययन। इसके बाद कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। तो ये सारा भाग जो है ये आपको शिक्षक पद हेतु जो वैकेंसी निकलती है उसमें आसानी से दिख जाती है। अब इसमें स्कोरिंग एरिया की बात करूं तो पिछले साल या पिछली भर्ती में जिन लोग बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ सिलेक्शन लिया है, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप कौन कौन से एरिया को एकदम टारगेट करके चले थे तो आपको सिलेक्शन मिला है, तो उनका जवाब था सर एक तो सीडीपी जो कि बेसिक सब्जेक्ट है आपका, इसके अलावा लैंग्वेज दोनों, इसके अलावा गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को भी उतना ज्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दिया था, उनका मेन फोकस इन 5 पर था, इन 5 पर। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी तो अच्छी खासी संख्या में आने वाली है। आपको यदि एकदम टारगेटेड पढ़ना है तो मान के चलिए इन सेक्शन को आपको टारगेट करके पढ़ना चाहिए। रीजन, ये सिलेबस बहुत आसानी से खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ सिलेबस नहीं है। जैसे सामान्य अध्ययन का दायरा बहुत बड़ा है, सामान्य अध्ययन के दायरे में आपके इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, छत्तीसगढ़, है ना, भूगोल, ये सारे हिस्से आते हैं। जबकि कंप्यूटर में उतने में तो आप कंप्यूटर 2 बार रिवीजन भी कर लोगे, है कि नहीं। तो ये सारे हिस्से को आप शुरू से टारगेट करके चलेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो जो हिस्से आपको ज्यादा से ज्यादा अंक दिला सकते हैं हम उन पर फोकस करें ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो ये हिस्से जो है ये शिक्षक पद हेतु जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपको दिखाई पड़ती है। अब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है इसमें आपको टोटल 9 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, 9 अध्याय देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला जो अध्याय है वो आपकी वर्णमाला से है। और वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, ये चारों टॉपिक आप पढ़ते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। तो सीधे तौर पर यहां पर लिख देना चाहिए वर्णमाला। जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में बहुत सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको कई बार पूछा गया है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, है कि नहीं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, कौन अघोष है, सघोष है, कौन फलाना वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है कि नहीं, नासिक्य वर्ण कौन सा है। तो दसियों टाइप के आपके कॉन्सेप्ट वर्णमाला में हैं, दिखते हैं हमको। और हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमको वर्णमाला भी याद नहीं होती है। अंग्रेजी वालों के साथ तो ठीक है, उनको एबीसीडी तो याद है। हिंदी माध्यम वालों की दिक्कत ये होती है कि आ से ज्ञ तक याद नहीं होता है हमको। ठीक है, तो हमको याद करना है। याद करने के बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हमको कंप्लीट करना है।
इसके बाद अगले सेक्शन में लिंग, वचन, इसके बाद है संधि। ठीक है, अभी अच्छे से नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही क्या अच्छे से रीचा? रीज्वाइन करके देखिए ऋचा, अगर आपको लग रहा है कि आवाज कट रही है तो रीज्वाइन करके देखेंगे एक बार, है ना। चलिए, हाँ, तो वर्णमाला है, वर्णमाला के बाद लिंग, वचन, संधि है। शब्द रचना वाला टॉपिक है संधि, लेकिन इसको यहाँ लिख दिया है। असल में उसका स्थान जो है ये वो यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, खैर सिलेबस बनाने वाले का मन है। इसके बाद इकाई 2 में शब्द रूप और शब्द रचना। स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग, इसमें 4 प्रकार के शब्दों को आप पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहां से जितने प्रकार के क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तत्सम से तद्भव कैसे बदलता है, तत्सम शब्दों को कैसे पहचानेंगे, तद्भव शब्दों को कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीजें हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। क्योंकि शब्द विभाजन के जो 5 आधार हैं, है ना, जिसमें आप पढ़ते हैं विकार या रूपांतरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, है ना, इसी को पढ़ते हैं आप रचना के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर आधार भेद, प्रयोग शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ये 8 आधार आप पढ़ते हैं बेसिकली। तो इन 8 आधारों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसी विभाजन में शामिल हो जाती है आपकी शब्द शक्ति। शिक्षक में मिलेगा, सहायक शिक्षक में नहीं है। शब्द शक्ति अलग से एक टॉपिक है आपके शिक्षक पद हेतु जो वैकेंसी निकलती है उसके सिलेबस में। चलिए, तो स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर है अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, इसमें पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है शब्द रचना, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये थोड़ा सा सिलेबस जो है ना इसको अजीब सा कर दिया है। असल में जो टॉपिक जिसमें नहीं आना चाहिए उसमें डाल दिया है, लेकिन प्रिंट इसी रूप में दिखेगा आपको, है ना। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इसी रूप में दिखेगा आपको। असल में संधि जो है इसको डालना चाहिए था यहाँ पर, यानी यहाँ संधि के समास के बाजू में, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो यहाँ आना चाहिए था। लेकिन जैसा ऑफिशियल वेबसाइट में था उसी रूप प्रारूप में मैंने इसको टाइप करवा दिया है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है इकाई 4। इकाई 4 में पद एवं पदभेद। पदभेद के अंतर्गत आपको 4 अलग अलग प्रकार के शब्द दिख रहे हैं। वैसे प्रयोग के आधार पर बांटेंगे तो 8 प्रकार दिखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के शब्द हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सहायक शिक्षक के सिलेबस में यदि आप देखें तो संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के ही शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद कारक चिन्ह है, जो 8 प्रकार के कारक होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। कर्ता से लेकर के संबोधन तक 8 प्रकार के जो कारक होते हैं उनका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, कैसे आप उसके वाक्यों को पहचानेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। फिर इकाई 5 में वाक्य परिचय है। अब वाक्य परिचय में जब आप पहुंचेंगे तो वाक्य से 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने से मिलता है ना। एक तो वाक्य का थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये सारी चीजें आप थ्योरेटिकल पोर्शन में देखते हैं। इसके अलावा वाच्य जो आप पढ़ते हैं वो भी वाक्य के थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत आता है, वो सैद्धांतिक भाग है उसका। दूसरा भाग जो आप पढ़ते हैं वाक्य का वो पढ़ते हैं व्याकरणिक अशुद्धियों के रूप में। अब ये जो व्याकरणिक अशुद्धियां हैं इसमें शब्द की अशुद्धियां, जो वर्तनी आपने देखा था पहले टॉपिक में, ये देखिए पहले टॉपिक में ये जो वर्तनी आपको दिखाई पड़ रही है ये बेसिकली व्याकरणिक अशुद्धि के अंतर्गत पढ़ा जाता है ना, जिसमें आपको देता है कुछ शब्द, इनमें से शुद्ध शब्द पहचानिए, कौन सा शब्द सही लिखा है कि नहीं। वहां से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये वर्तनी बेसिकली उसका भाग है व्याकरणिक अशुद्धियों का, तो ये हमको देखना है। तो
इसी के अंतर्गत वाक्य की अशुद्धियां भी पढ़ते हैं हम। अब अनेक प्रकार की अशुद्धियां आपको वाक्य में दिखेंगी। कुल 13 प्रकार की अशुद्धियां होती है वाक्य में। उन 13 प्रकार की अशुद्धियों को हम आगे जाकर के धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबके कुछ कुछ उदाहरण जरूर कराऊंगा मैं, जिससे कि आप क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझ करके ऐसे क्वेश्चन को आप काउंटर कर सको, बना सको। ठीक है। इसके बाद अगले भाग में है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, फिर है अपठित गद्यांश। अब ये जो एक छोटा सा टॉपिक लिखा है अपठित गद्यांश, ये आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में, सहायक शिक्षक में नहीं दिखेगा, बहुत कम आता है। लेकिन शिक्षक पद हेतु जो वैकेंसी आती है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ का होता है। इसके अलावा अपठित गद्यांशों की ही अगर मैं बात करूं तो जब आप सी टेट का एग्जाम देंगे तो वहां पर 2 आपको अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। आप देखिएगा पेपर है ना, पिछले पेपर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 2 अपठित गद्यांश वहां पूछे जाते हैं, और कम से कम 3 क्वेश्चन एक अपठित गद्यांश से आपको दिया जाता है। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि वो बहुत स्कोरिंग एरिया है अपठित गद्यांश, क्लास में कराऊंगा मैं। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपको 2 अलग अलग तरीकों से पूछता है। एक तरीका तो ये होता है कि कभी कभी डायरेक्ट एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, पूछेगा इसका शीर्षक क्या है। अब यदि आपको उस छोटे से प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उस पैराग्राफ को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। शीर्षक पता करना है, क्योंकि शीर्षक पता करने के लिए हम अपठित गद्यांश के केंद्रीय भाव की खोज करते हैं। केंद्रीय भाव क्या होता है सर? अपठित गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी पैराग्राफ हो, वो एक केंद्रीय भाव के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और इसी पर आधारित वो पैराग्राफ लिखा गया होता है। उस केंद्रीय भाव को हमको खोजना होता है कि नहीं? इस केंद्रीय भाव की खोज कैसे करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है अपठित गद्यांशों को, वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। फिर अगले जो 3 यूनिट है 7, 8 और 9, ये 3 अध्याय जो हैं या 3 इकाइयां जो हैं, ये आपके पेडागोजी वाले हिस्से के अंतर्गत आते हैं। यानी जो पेपर आप देंगे उसमें भाषा के अंतर्गत ये 3 यूनिट जो हैं, यहां से आपको भाषा के शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसमें इकाई 7 के अंतर्गत बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया आपको पढ़नी है, किस प्रोसेस से बच्चे सीखते हैं। इसके अंतर्गत आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे, अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, पढ़ते हैं ना। ठीक है। अर्जन और अधिगम में अंतर क्या होता है, कौन सा जो बाल मनोविज्ञानी हैं वो किस पक्ष को ज्यादा मजबूती से अपना मत देता है कि भाई ये पक्ष ज्यादा मजबूत होना चाहिए, दूसरा जो है वो इस पक्ष की बात करता है। पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें हम आगे जाके। ठीक है। तो बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, ये आप बीएड में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा है ना, यदि किंडरगार्टन में भी यदि एडमिशन ले रहा है तो उस पर उसके आसपास के माहौल का प्रभाव पड़ चुका होता है कि नहीं? वो कुछ ना कुछ भाषाई योग्यता लेकर के जाता है। स्कूल जब भी जाता है तो जब भी पहली बार स्कूल में जाएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ भाषाई गुण होते हैं, और वो बच्चे के सीखने की अवस्था होती है। तो एज अ शिक्षक आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन-किन सामग्रियों का प्रयोग किस-किस स्तर पर करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? बच्चों जो हैं वो भाषा को सीखते कैसे हैं? कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। कौन बोलता है? अनुकरण? नहीं, चॉम्स्की नहीं है। हम्म? ना, डेवी भी नहीं है।
नहीं, वाइगोत्स्की भी नहीं। स्किनर। स्किनर जो है वो बोलता है कि बच्चे जो हैं ये भाषा सीखते हैं किससे? अनुकरण से, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं बच्चों के भाषा को सीखने के। ठीक है, अब देखो सबका नाम लिए आप लोग, इसके अलावा गिन के 2-4 लोग को छोड़ दिए, सबका नाम तो गिना ही दिए। हाँ किसको नहीं गिना है बताओ? वाइगोत्स्की गिना दे रहे हो, ठीक है, जॉन डेवी को गिना दिए। जबकि जॉन डेवी का सबसे ज्यादा योगदान मूल्यांकन वाले हिस्से में है। ठीक है, मूल्यांकन जब आप पढ़ते हैं, आकलन क्षमता का जब आप अध्ययन करते हैं, तब वहां पर आपको जॉन डेवी का मत देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, आगे जाकर के तो पढ़ना ही है। हाँ दे दीजिए ना वहां। चलिए, इसके बाद है स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। आप सभी को पता है कि बच्चे जो हैं ये भाषा सीखते हैं, है ना। अब भाषा सीखने के भी अलग अलग चरण होते हैं। जब वो गोद में होता है तो भाषा सीखने का अलग तरीका होता है उसके पास। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा तो और अलग तरीका डेवलप करता है। वो अपने एटमॉस्फेयर से खुद को अडॉप्ट करता जाता है कि नहीं। अनुकूलन का नियम यहाँ पर काम आता है, जो डार्विन देता है। डार्विन ने बोला था ना कि भाई मानव जाति ही अनुकूलन का इतिहास है। तो अनुकूलन आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है बच्चे में, जन्म से ही देखने को मिलेगा। और तो बच्चे जो हैं वो भाषा जब सीखते रहते हैं तो उस प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं उस प्रक्रिया में, ये आपको जानना है। बहुत सारे सिद्धांत आएंगे इसमें भी, आगे जाकर के देखेंगे। बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, आईक्यू बेसिकली देखा जाए तो, है कि नहीं, ये देखेंगे। फिर इकाई 8 में बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उसका विकास। अब इसके अंतर्गत वही सुबोपाली पढ़ते हो ना, हाँ बस वही पढ़ना है ना। लेकिन ऐसा नहीं है केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना हो गया कहानी खत्म, नहीं। सुनने का क्या क्या गुण होता है, अगर कोई श्रवण बाधित बच्चा है तो उसको आप बेहतर कैसे डेवलप कर सकते हैं, कोई दृष्टि बाधित बच्चा है तो उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, है ना। कोई मूक बच्चा है या मूक बधिर बच्चा है तो उसको कैसे बेहतर डेवलपमेंट आप दे सकते हैं, उसकी भाषा विकास को कैसे आप बेहतर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें आगे जाकर के देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस सेक्शन से थोड़ा सा डीप पूछता है, इस सेक्शन से। यहां से बहुत ऊपरी सतही क्वेश्चन आएगा सहायक शिक्षक में, लेकिन इस सेक्शन से थोड़ा सा अंदर जाकर के क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, जैसे पढ़ना क्या है, सिलेबस में लिखा हुआ है ना, पढ़ना क्या है। हम पढ़ना का अर्थ केवल शब्दों और वर्णों को समझना, वर्णों को देखना और पढ़ करके निकल जाना। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं और पूरे रास्ते भर सोए हैं, है कि नहीं, अपने आसपास की चीजों के प्रति अवेयर नहीं है। लेकिन जो पढ़ना होता है, जो सजग रूप से पढ़ना होता है, वो बेसिकली होता ये है, आप पढ़ रहे हैं, साथ में अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया भी साथ में चल रही है। ये आपका सजग पठन है। पठन के प्रकार पढ़ेंगे, मौन पठन, है कि नहीं, द्रुत पठन, ये सारे प्रकार आपको आगे जाकर के देखने को मिलेंगे। इसके बाद है भाषा अर्थ ग्रहण निर्माण, भाषा सुनना बोलना पढ़ना लिखना एवं इनका अंतः संबंध। ये चारों अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, कैसा संबंध होता है सर? ये अंतः संबंधित होते हैं। एक को कम करो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एक को बढ़ा दो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, होता है ये। ठीक है, संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद है भाग 9 या इकाई 9, इसके अंतर्गत आप मूल्यांकन पढ़ते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत आपको बच्चों में भाषाई विकास के मूल्यांकन की बात यहाँ पर कही गई है। ये सीडीपी वाला मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। उसमें मूल्यांकन के अंतर्गत तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे शारीरिक विकास का मूल्यांकन अलग होता है कि नहीं, मानसिक विकास का मूल्यांकन अलग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली पढ़ना है भाषाई विकास का मूल्यांकन। और भाषाई विकास का मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं होता है। भाषाई विकास का यदि आपको मूल्यांकन करना है तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक बातों के बीच में अंतर को समझना बहुत जरूरी होता है। कौन सा तरीका किस स्तर पर ज्यादा बेहतर होगा, ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि नहीं।
आप जितना बेहतर इस टॉपिक को समझेंगे, ये मान के चलिए कि आप उतने अच्छे शिक्षक बनेंगे। क्योंकि बच्चों के भाषाई विकास को समझना या भाषाई विकास को यदि आपको मूल्यांकित करना है, तो आप क्या करेंगे? मान लो कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में है और आपको किसी बच्चे के भाषाई विकास को ऑब्जर्व करना है, आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? आप हाँ, अगर कोई बच्चा है ना, जो प्राइमरी स्कूल में है, प्राथमिक विद्यालय में है, वो बच्चा उस बच्चे की भाषाई विकास को कैसे आकलित करेंगे आप? कि ये बच्चा भाषा अच्छे तरीके से सीख रहा है। चलो ऑप्शन देता हूँ। उससे निबंध लिखने को कहेंगे। सही है? सही है? नहीं। प्राथमिक स्तर पर है यार, निबंध लिखाओगे उससे। दूसरा ऑप्शन, बच्चों उस बच्चे का अन्य बच्चों के साथ औपचारिक बातचीत पर आप चर्चा करेंगे या देखेंगे, उस पर मूल्यांकन करेंगे उसके आधार पर। औपचारिक बातचीत, औपचारिक बातचीत समझते हैं ना? औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, जिसमें फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं, वो फॉर्मल है। ठीक है? हाँ, तो क्या ऐसी भाषा पर ध्यान देंगे उसके? नहीं सर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, है ना? तीसरा विकल्प मैं देने ही वाला था। उस बच्चे का अन्य बच्चों के साथ अनौपचारिक बातचीत को आप गौर करेंगे। आ जाओ। अनौपचारिक बातचीत, है ना, यानी वो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कैसे बात कर रहा है, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, हंसी मजाक कैसे कर रहा है, ये सारी चीजों को जब आप देखोगे ना ध्यान से, तब उसका वास्तविक मूल्यांकन कर पाओगे। क्योंकि भाषा का मतलब केवल पढ़ाई वाली भाषा सीखना नहीं होता है। जब आप पेडागोजी के अंतर्गत भाषा पढ़ते हैं, तो भाषा का मतलब होता है भाव संप्रेषण। अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है। यदि वो अपने भावों को दूसरे बच्चों तक या आप तक या अपने माता पिता तक पहुंचाने में अच्छे से सक्षम है, मतलब उसकी भाषाई विकास की दर अच्छी है। ठीक है? तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ठीक है? ये तब समझ आता है आपको जब आप भाषा को एज अ सब्जेक्ट ना लेकर के उसको एक माध्यम समझेंगे भाव संप्रेषण का, भाव अभिव्यक्ति का। ठीक है? चल, तो इसके अंतर्गत भाषा में मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के कौन कौन से तरीके होते हैं, भाषा सीखने लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की क्या भूमिका होती है, इस पर भी हम चर्चा आगे जाकर के करेंगे। तो ये 9 यूनिट जो है ये आपको सहायक शिक्षक में दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये सहायक शिक्षक में, ये ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट और ये बाकी के 5 यूनिट। अब शिक्षक पद हेतु यदि सिलेबस की बात करें, तो शिक्षक पद हेतु सिलेबस में 8 यूनिट हैं, लेकिन ये 8 यूनिट वो पिछले 9 यूनिट से ज्यादा भारी हैं। ठीक है? जैसे पहले यूनिट में तो वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ये आपको सहायक शिक्षक में देखने को नहीं मिलेगा। वहां नहीं था, यहाँ है। संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। इकाई 2 में शब्द रूप और शब्द रचना है, दोनों टॉपिक वहां भी थे। स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग, ये सारी चीजें वहां भी थी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये सारी चीजें आपको वहां पर भी देखने को मिली थी। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, अन्य शब्दों के लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक नया टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, शब्द शक्ति, मैंने आपको बताया था। ठीक। इकाई 3 में है पद एवं पद भेद। इसके अंतर्गत संज्ञा, भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, ये सब आपको सहायक शिक्षक में भी देखने को मिलेगा। फिर वाक्य परिचय,
अब वाक्य परिचय के अंतर्गत वो वही सारी चीजें आपको यहाँ भी पढ़नी है, जो वहां पढ़नी थी वो यहाँ भी है। इसके बाद विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी एक नया टॉपिक है जो कि सहायक शिक्षक में नहीं था, शिक्षक में आपको देखने को मिलेगा। 20 प्रकार के कुल हमको चिन्ह आगे जाकर के पढ़ने हैं। फिर है वाक्य रचना, उसके अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर हमको चर्चा करनी है। अपठित गद्यांश सहायक शिक्षक में एकदम कंफर्म क्वेश्चन है कि यहां से आता ही है। अपठित गद्यांश से शिक्षक वाले पद में या शिक्षक पद हेतु जो एग्जाम लिया जाता है उसमें कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। इसके बाद इकाई 8। अब देखो इकाई 8 में क्या दिख रहा है आपको, केवल एक लाइन में लिखा हुआ है भाषाई कौशलों का अध्यापन। इसके अंतर्गत श्रवण वाचन लेखन पठन कौशल, ये 4 प्रकार के जो कौशल हैं ये आपको देखने हैं। ठीक है। और ये कौशल ऐसा नहीं है कि एकदम सतही पूछता है, नहीं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो कोई शिक्षिका है ना, कोई शिक्षिका है जिसका नाम XYZ जो भी है, वो शिक्षिका अपने क्लास में शक्कर के श की जगह सरोता के स का प्रयोग करती है, यानी शक्कर नहीं बोलती, शक्कर बोलती है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या हो सकता है कारण? वाचन कौशल, वाचन कौशल कम है उनका। और उच्चारण, उच्चारण के पीछे क्या कारण हो सकता है? मातृभाषा का प्रभाव। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वाचन कौशल उनका खराब हो, नहीं। ठीक है, वाचन कौशल के अंतर्गत आप केवल ये नहीं बोल सकते कि वाचन कौशल के अंतर्गत केवल उसके द्वारा उच्चारित किए हुए वर्ण आते हैं, ये शब्द आते हैं, नहीं। वाचन कौशल के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप अपने भावों की अभिव्यक्ति किस किस खूबी से कर पाते हैं, ये वाचन कौशल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आगे जाकर के देखनी है। मातृभाषा का प्रभाव मेन उसका कारण है। ठीक है, आप हमारे यहाँ देखो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो श की जगह स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में भाषा जो है ये, इसका प्रभाव आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, है कि नहीं? ट्रक नहीं बोलते, ट्रक बोल देते हैं, बोल देते क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट हो जाता है। क्यों सर? मातृभाषा का प्रभाव है कि नहीं? मातृभाषा का प्रभाव हमको अलाउ नहीं करता है कि हम ट्र का, क्र का इनका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये सारा प्रभाव हमको भाषाई कौशलों के अध्यापन के अंतर्गत पढ़ना है कि आपको अध्यापन करते समय कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, है कि नहीं? आप उन समस्याओं से निजात पाने के लिए कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग करेंगे, किन तरीकों के बारे में हमको मनोविज्ञानियों ने बताया है या जो बाल शिक्षण शास्त्री हैं उन्होंने बताया है, तो ये सारी चीजें आपको आगे जाकर के पढ़नी है। तो ये तो हो गई सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस की बात। ठीक है, तो सहायक शिक्षक में 9 यूनिट हैं, इसमें 8 यूनिट है शिक्षक में। अब सी टेट के इस सिलेबस की बात करें तो सी टेट का सिलेबस में एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि एग्जाम का टाइम 2.5 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है। और एक बुरी बात यह है कि इसके क्वेश्चन बहुत तगड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ या सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस स्तर का, नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसका स्तर बहुत अच्छा होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं रखा हूं आपको दिखाऊंगा। ठीक, चलिए। तो सी टेट का जो एग्जाम है, प्राथमिक वर्ग की बात करूं यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक की, तो इसमें 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय होगा कितना, 2.5 घंटे का। इस 150 अंक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 अंक का। सीडीपी वाला जो पोर्शन है ये कितने अंक का होगा, 30 अंक का। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, देखो असल में प्रावधान ये है इसमें कि आप इन 20 भाषाओं में से
कोई भी 2 भाषाएं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अधिकांश विद्यार्थी जो हैं इंग्लिश और हिंदी को ही चुनेंगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, है कि नहीं? बाकी और भाषाएं हैं जैसे असमीज हैं, बंगाली है, गारो है, गुजराती है, कन्नड़ है, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ये सारे लैंग्वेज है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से आप कोई भाषा चुनने वाले हैं। हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी को लेकर के होगा। ठीक है? हाँ, कुछ अभ्यर्थी हो सकता है बिल्कुल संस्कृत को चुने। ठीक है? तो संस्कृत नहीं होगी भाई, बता देता हूँ, है ना? हिंदी और इंग्लिश को हम टारगेट करके इस बैच को चलाएंगे। अब इसके अंतर्गत लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, है ना? ये आपको चूज करना होता है। लैंग्वेज 1 में सामान्य हिंदी हमने रखा है, आप चाहे तो अंग्रेजी चुन सकते हैं। लैंग्वेज 2 में हमने सामान्य अंग्रेजी रखा है, आप चाहे तो सामान्य हिंदी चुन सकते हैं। आगे पीछे कोई भी हो सकता है, ऑप्शन रहता है आपके पास। ठीक है? इसके बाद गणित है 30 अंक का और 30 अंक अच्छा है। फिर पर्यावरण है 30 अंक का, यानी 150 अंक जो है वो 5 बराबर बराबर हिस्सों में बटा है। हिंदी का जो वेटेज होगा ये 30 अंक का होगा और यहाँ से हिंदी के प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के पूछे जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं माध्यमिक वर्ग के शिक्षक की, तो यहाँ पर आपको 150 अंक, वही 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र। इसके अंतर्गत जो सिलेबस है इसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है ये 30 अंक का, यानी सीडीपी जो है ये 30 अंक का आपको दिखेगा। फिर लैंग्वेज 1 आपको सामान्य हिंदी 30 अंक का, लैंग्वेज 2 जो है ये सामान्य अंग्रेजी, ये 30 अंक का आपको दिखेगा। अगले जो 60 अंक हैं ये आपको आपके ग्रेजुएशन बेस पर चूज करना होता है कि नहीं? ग्रेजुएशन बेस पर आपको चूज करना होता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो गणित एवं विज्ञान इस पोर्शन से आपको 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम से हैं तो वहां पर आपके लिए सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस का एक ओवरव्यू है। यहां से ये मान के चलिए जिन लोग अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं या जो एग्जाम देने वाले हैं, है ना, सीजीटेट की तुलना में बहुत कठिन होता है एक तरीके से देखा जाए सीटेट। इसका कारण इसका सिलेबस नहीं होता, इसका कारण होता है इसके प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति। ये प्रश्न बहुत अच्छे स्तर का पूछता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूं, ये देखिए, ये शायद आपको ना दिख रहा हो, ऑनलाइन वाले दिख रहा है क्या? चलिए, दिख रहा है ना? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये हिंदी की है ना, भाषा 1 लैंग्वेज 1 के रूप में आप इसको चुने थे तो ये पोर्शन आपको मिला है। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। अब ये किस युक्ति के बारे में बात कर रहा है? ऑप्शन है आपके पास परभाषा व्यवहार, आप पढ़ते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग जो एक फिनोमिना होता है हमारे यहाँ। इसके बाद दूसरा है याद करना, तीसरा है पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना, दोहराना, और चौथा है स्वनिरीक्षण। कोशिश करिए स्वनिरीक्षण करना, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्वनिरीक्षण के अंतर्गत आप अपनी भाषा का ध्यान रखते हैं, है ना, आप बार बार निरीक्षित करते हैं अपनी भाषा को कि मैं सही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, है कि नहीं? ठीक है, मेरे द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका बुरा मान जाएगा, या मेरे शब्द कुछ ऐसे तो नहीं है जो कि गलत प्रभाव डाल सकते हैं। तो आप अपनी भाषा का स्वनिरीक्षण करते हैं, यही फिनोमिना इससे अच्छे से मेल खाती है ना? तो मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, यानी बोलने का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? बोलने में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैं सोच कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं, नहीं,
मेरा ध्यान पूर्णतः केंद्रित है मेरे बोलने में। ठीक, चलिए, तो ये है एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। ये कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। होता है बच्चे लोग में, आप क्लास में अदर करिकुलर जब कराते हैं एक्टिविटी, तो उसमें आप बच्चे लोग से, ये तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनसे पूछते हैं बार बार, आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, उसको पॉइंट आउट करो, उसको पकड़ो। होता है ये, है ना? तो ये वही है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों की बात हो रही है कि वो एक कविता गा रहे हैं जिसमें उनके शरीर के अंगों के नाम आ रहे हैं। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? मतलब आपका मेथड क्या है उसको सिखाने का? ऑप्शन है विभिन्न दर्शनग्राही, ऑप्शन 2 है श्रव्य भाषिक, ऑप्शन 3 है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण और ऑप्शन 4 है समग्र भौतिक प्रक्रिया। ये तो सर शब्द में ही फंसा के मार डालेगा है कि नहीं? शब्द थोड़े से कठिन है। हाँ, संप्रेषण, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, भौतिक, भौतिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक प्रतिक्रिया कहने का मतलब जहां पर आप कोई शब्द बोले और बच्चा उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे, इसको बोला जाता है भौतिक प्रतिक्रिया, रिएक्शन। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, आप बोलो वो रिएक्ट करे। ठीक है, विभिन्न दर्शनग्राही में तो आप अलग अलग चीजें दिखा करके उसको बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना? ये क्या है बेटा, ये किसका फोटो है, ये भारत का नक्शा है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है कि नहीं? आप कहाँ रहते हो, तो वो दिखाएगा रायपुर में रहते हैं, वो दर्शनग्राही है। ठीक, श्रव्य भाषिक में क्या करते हैं? श्रव्य भाषिक में आप अनुकरण, सीधी सी बात कहूं तो अनुकरण। जैसे आप कोई कविता गा गा करके बच्चों को सुनाते हैं, या क्लास में आप देखे होंगे एक बच्चे को सामने खड़े कर देते हैं, चलो बेटा तू अनार के या आम के या पढ़, बच्चे आपके पीछे पीछे बोलते जाएंगे, है कि नहीं? आप बोलते हो अनार के या, बच्चे बोलते हैं अनार के या, है ना? ये क्या है? ये श्रव्य भाषिक है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या होता है? हम्म, हाँ, एक दूसरे से बातचीत करते हैं संप्रेषण के माध्यम से। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि भाषा केवल ये नहीं है कि आपको टेक्निकल टर्म्स सीखने हैं, वो भाषा नहीं है। भाषा है अपने भावों को संप्रेषित करना, संप्रेषण करना। भाव संप्रेषण ही तो भाषा है। ठीक है, भाषम व्यक्तायाम वाची, यही तो है भाषा। ठीक है, तो भावों का संप्रेषण करने के लिए आप जिस माध्यम का चुनते हैं वो भाषा है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के अंतर्गत आप अनौपचारिक क्रिया करने को देते हैं बच्चों को। बात करो, खुला छोड़ दो बच्चों को। ठीक है, अब खुला छोड़ दिए तो बच्चे तो आपस में चाव चाव करेंगे ही। उसी बीच में आप अवलोकन कर लेते हैं कि भाई कौन सा बच्चा कितने बेहतर तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि नहीं? हाँ, यही क्या है? ये संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है। ठीक, अगला, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्न के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। समझे क्या बोल रहा है? विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर, पिछले यूनिट से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। यानी एक यूनिट पढ़ाया गया है, उस यूनिट में से 5-5 प्रश्न जो है वो दिए जा रहे हैं उत्तर देने के लिए। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं। यानी यूनिट पढ़ा मैंने, वहां से 5 क्वेश्चन निकाले और उस क्वेश्चन को मैं सामने वाली टीम से पूछ रहा हूं। यानी मेरी टीम जो है वो सामने वाली टीम से पूछ रही है और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यानी अब सामने वाला भी तो पूछेगा ना, सामने वाला भी तो पूछेगा ना उसी यूनिट का क्वेश्चन। आपने भी निकाला, उसने भी निकाला। आप
कुछ क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान या ये जो प्रोसेस है, ये किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन का, स्व आकलन का, पृष्ठ पोषण का या पठन आकलन का? सहपाठी आकलन का, है कि नहीं? अब सीधी सी बात है यार, मैं सामने वाले से प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं सामने वाले के बारे में ही आकलन कर रहा हूं, है कि नहीं? अब चूंकि सामने वाला बच्चा मेरा सहपाठी है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सहपाठी आकलन, है कि नहीं? एक ही यूनिट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये इस तरीके से भी सहपाठी आकलन है ये। तो सहपाठी आकलन में बेसिकली होता यही है कि आप दो लोग या दो समूहों में बातचीत करके, और कैसी बातचीत? प्रश्नात्मक बातचीत के माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो आपसे प्रश्न पूछे, आपने उत्तर दिया, आपने प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया। ये सहपाठी आकलन है। फिर अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न तो मैं नहीं ला पाया लेकिन कुछ प्रश्न लाया हूं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क के रूप में ये दिया गया है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। दूसरा विकल्प है, ये सॉरी तर्क दिया है इसके पीछे, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अब ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। कठिन नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये थोड़े भारी भारी शब्दों के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है। शब्द बड़े आसान हैं, अर्थ बहुत बेसिक है इसका, बहुत बेसिक अर्थ है, लेकिन शब्द कठिन है, इसीलिए आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हो, थोड़े नर्वस भी हो जाते हो, थोड़े परेशान हो जाते हो प्रश्न देख करके, जबकि है कुछ नहीं ऐसा इस क्वेश्चन में। हाँ, अभिकथन क्या बोल रहा है? विद्यालय में अगर किसी बच्चे को आप प्रवेश दे रहे हो, है ना, ये यूं कहा जाए कि कोई बच्चा जो है वो अगर किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो उस अवस्था तक बच्चा जो है वो अपने आयु के अनुसार भाषा का प्रयोग करना सीख चुका होता है, सक्षम प्रयोग करता होता है, अच्छे से प्रयोग कर चुका होता है। सही है कि नहीं? सही प्रयोग करता होता है ना वो बच्चा जो है वो अपनी आयु के अनुसार, यहाँ पर सामान्य बच्चों की बात हो रही है भाई, ठीक है? यहाँ पर दिव्यांग बच्चे या जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। तो सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो अपनी आयु तक भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, वो प्रयोग करते हैं। दूसरा, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण, भाषिक विविधता आपको पता है, भाषिक विविधता का मतलब क्या होता है? ये एक फिनोमिना है, एक घटक है जो कि हमारी भाषाई विविधता के कारण हमको दिखाई पड़ती है हमारी भाषा में, है कि नहीं? हमारा कल्चरल जो भाषा सांस्कृतिक विविधता कहा जाए, है कि नहीं? कितनी ज्यादा है। अब भारत में देखो ना यार, ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाओ, आपको 100 प्रकार के खान-पान, 100 प्रकार के कपड़े लत्ते, 100 प्रकार के खेती का तरीका, 100 प्रकार के खाने का तरीका, 100 प्रकार के व्यंजन, सब अलग-अलग चीजें दिख जाएंगी। अब उन्हीं बीच में अनेक प्रकार की अलग-अलग भाषाएं भी दिखती हैं। अब भाषाओं की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आसपास की सारी भाषाओं को प्रभावित करती है। जैसे छत्तीसगढ़ी पर पड़ता है ना, उड़िया का प्रभाव है। हिंदी पर देखो, हिंदी पर कितना प्रभाव पड़ा है अंग्रेजी का। आज आप आधे से ज्यादा शब्द अंग्रेजी बोलते हो, पड़ता है। पुर्तगाली भाषा का प्रभाव पड़ा, अनेक भाषाओं का प्रभाव पड़ा, विदेशी शब्द पढ़ते हो ना आप, तुर्की का प्रभाव, फारसी भाषा के शब्द, इस भाषा के शब्द, ये क्या है? ये भाषा का प्रभाव ही तो है, एक भाषा के द्वारा दूसरे भाषा को प्रभावित करना। तो भाषा जो है वो एक भाषा को दूसरे मतलब भाषा जो है वो दूसरी भाषा से क्या होती है? प्रभावित होती है। तो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण बच्चे जो हैं वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सही है? अब आपको कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ सर सही तो है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर गलत है। सही इसलिए लग रहा होगा आपको क्योंकि आप भाषिक पृष्ठभूमि को पीछे रख करके सोच रहे होंगे कि भाई ये ग्रामीण अंचल से आता है बच्चा,
है ना, उसकी भाषिक पृष्ठभूमि जो है वो एकेडमिक या विद्यालयीन जो भाषा होती है उसके अनुरूप एकदम नहीं होती है कि नहीं? तो कहीं न कहीं वो बच्चा जो है वो अपनी योग्यताओं को आगे लाने में, सबके समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता है, सक्षम नहीं हो पाता है। कुछ लोग जो शहरी क्षेत्र के हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ, लगभग होता तो है, सही बात तो है कि नहीं? वो ये सोच रहे होंगे उतना डिफरेंस भी कहाँ रहता है। वो वाला भी पॉइंट आपने सही है, जैसे एक क्लास में बैठे हैं, हाँ, आपसे कुछ पूछना है, और वो झिझक की वजह से नहीं पूछ पा रहे। हाँ, सांस्कृतिक है वो। हाँ, बिल्कुल, सांस्कृतिक है ना। जैसे होता है ये कई बार कि जैसे बस्तर अंचल का कोई बच्चा है ना? वो अब एकदम से रायपुर आया है। यहाँ पर एक तो इतने सारे मोटर गाड़ियाँ और यहाँ का रहन-सहन ये सारी चीज़ देख कर के थोड़ा-सा नर्वस होता है बच्चा, ठीक है? अब नर्वस हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है ये नर्वसनेस उसको उसके सीखने की प्रक्रिया में भी दिखाई पड़ेगी, शुरुआत में। जब तक वो माहौल को एडॉप्ट नहीं कर लेता तब तक उसको ये समस्या रहेगी। इस स्थिति में शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो बच्चे को उसकी स्थिति से निकाले, ठीक है? उसको क्लास में सहज बनाए, उसकी सीखने की प्रक्रिया को सामान्य बनाए, जैसा बाकियों के लिए होता है, ठीक? चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बच्चा जो है वो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सही पॉइंट है, ठीक है? पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, यानी दोनों पॉइंट क्या है? सही है। दोनों पॉइंट सही है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ? नहीं कर रहा है ना? सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, लेकिन वहां पर पहले वाक्य में या पहले कथन में आपको भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो उस स्थिति में ये उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन में फंसाता है आपको। और ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, आपके सामान्य अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन बन सकता है। आपको फंसना कहाँ है? आप फंसते कहाँ हैं? आप फंसते हैं सर इन शब्दों में, जैसे सक्षम प्रयोगकर्ता। आप इस शब्द को नहीं समझते। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता। अब इसके कारण बोल दिया मतलब इसके प्रभाव की बात हो रही है कि नहीं? तो ये सारी चीजें ना आपको एग्जाम हॉल में परेशान कर सकती हैं। तो शुरुआत से कोशिश करना कि पेडागोजी के कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है वो डेली बेसिस पे आप सॉल्व करते जाइए। हालाँकि मैं जब पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, है ना? आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि जो-जो हिस्सा आपको लगता है कि यहाँ से मुझे परेशानी हो सकती है, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है? चलो, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, कक्षा 5 का मंजीत। अब देखो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, वो किस कक्षा के बात कर रहा है ना? क्योंकि अलग-अलग स्तर पर बच्चों का जो मानसिक स्तर होता है, वो अलग-अलग होता है, ठीक है? वहाँ पर कक्षा 2 की बात हुई थी, यहाँ बात किसकी हो रही है? कक्षा 5 की। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? वाकगत, प्रकृतिवादी, अर्थगत या उपयोगितावादी? उपयोगितावादी है, ठीक है? उपयोगितावादी है। आपको जैसा जिससे रिस्पॉन्स चाहिए, आप उससे उसी भाषा में बात कीजिए। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सीटीईटी में, और ये बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निसंदेह ये टाइम टेकिंग होने वाला है। ये समय लेगा आपका, ठीक है? क्योंकि एक-एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 2-2 बार पढ़ने होंगे, ठीक है? ठीक है? हाँ, बीएड में यदि आप अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़े हैं, मान के चलिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। पढ़े हैं बोल रहा हूँ ना, पास करने के लिए नहीं, समझ के पढ़े हैं।
क्योंकि पढ़ना का मतलब मैंने अभी बताया, पढ़ना का मतलब केवल शब्द ज्ञान या वर्ण ज्ञान नहीं होता है। पढ़ना का मतलब अर्थ निष्पत्ति भी होता है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया भी उसमें समाहित है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपको जो पीडीएफ मिल रहा है उसमें बाकायदा ये चीजें रहेंगी। ये और कुछ क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे और क्वेश्चन आपको बीच बीच में सॉल्व कराता रहूं पेडागोजी के। ठीक है, ये और कुछ क्वेश्चन है। ये देखो, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है। स्वनिम क्या होता है? स्वनिम क्या? हाँ, स्वनिम का मतलब ध्वनि, सीधा कहा जाए। ठीक है, स्वनिम यानी ध्वनि ही होता है। ठीक है, ध्वनि की छोटी इकाई नहीं, ध्वनि को ही स्वनिम कहा जाता है। ठीक, और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहते हैं? आप ध्वनि सीखे, चिन्ह, हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ ध्वनियों की बात हो रही है भाई। स्वनिम बोल रहा है मतलब ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि के चिन्ह कैसे होते हैं, हाँ, ध्वनि के चिन्ह कैसे होते हैं ये बताने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को पठन सिखाना है, आपको पढ़ना सिखाना है, और पढ़ना सीखने के लिए या पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वर्णों का ज्ञान होना। आप ध्वनियों के माध्यम से देखो, ध्वनि सुनते हैं हम, ध्वनियों का जो मूल काम होता है वो क्या होता है? सुनाना। ठीक है, आपके जो श्रवण यंत्र तंत्र होते हैं, श्रवण यंत्र होते हैं, वो बेसिकली सुनने का काम करते हैं, श्रवण। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पठन। और पठन यदि बोल रहा है मतलब जाहिर सी बात वो पढ़ने की बात कर रहा है। और पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क है कि नहीं? पढ़ने की स्थिति में स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि, और लिखते समय स्वनिम का अर्थ होता है वर्ण। इसीलिए तो बोलते हो ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। समझे बात को? ध्वनियों का लिखित रूप क्या है? वर्ण। ठीक है, तो जब आप श्रवण भाषा जो श्रवणीय भाषा है, श्रुत भाषा है, इसकी जब आप बात करते हैं तो उस स्थिति में ये क्या है? ये स्वनिम का मतलब होता है ध्वनि। ये सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई श्रुत भाषा में कौन है? ध्वनि है। लेकिन लिखित भाषा में कौन है? वर्ण है। तो वहां पर आपको अक्षर ज्ञान की बात यहां पर की जा रही है। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है? मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है कहने का मतलब लिखा होगा। अनार कैसे लिखा है? ये लिखा है सर, अनार। आप बोल रहे हो, उंगली दिखा रहे हो, अनार के आ, और यहाँ पर डिजाइन किसका बना हुआ है सर? अनार का। और लिखा हुआ है नीचे क्या? अनार। आप वो कान में ध्वनि पड़ रही है बच्चे के, चित्र को देख रहा है, साथ में ये अनार लिखा कैसे है उसको देख रहा है। समझे? तो ये एकदम डायरेक्ट प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, ध्वनियों को मिलाया जाता है शब्दों से। इस उपागम को आप क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी उपागम, अधोमुखी उपागम, या समग्र भाषा उपागम? क्या कहेंगे? बॉटम अप, है ना? बॉटम अप है ये, अधोमुखी है। ठीक है, चलो, तो ऐसे क्वेश्चन हैं। और ये सीटीईटी का है, इस स्तर के आपको शिक्षक भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत शानदार स्टेज है। ठीक है, और शिक्षक के पद पर यदि आप जा रहे हैं तो आपको सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे वो सीडीपी की थ्योरी हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे ईवीएस का हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं कैसे,
पढ़ना तो सबको आता है यार, ठीक है? पढ़ना सबको आता है, पढ़ाना कैसे है ये नहीं आता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे शिक्षकों की, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे अच्छे शिक्षक रिटायर हो गए हैं। बहुत सारे अच्छे शिक्षक जो हैं वो करते हैं अपना काम, अपने स्तर पर, है ना? लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छे शिक्षकों का अभाव है। तो आपको अच्छा शिक्षक बनना है, ठीक है? और शिक्षक जितना नौकरी नहीं है, उससे ज़्यादा उत्तरदायित्व है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? यदि आप शिक्षक के पद पर हो और शिक्षण का कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक वेतनभोगी नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? इसीलिए शिक्षक का पद एक तो प्रतिष्ठित पद होता है, बहुत प्रतिष्ठा होती है। गाँव वगैरह में आप जाएँगे या कहीं पर भी जाएँगे, है कि नहीं? शिक्षक का पद ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है जब बहुत हमारे पुराने विद्यार्थी आकर के मिलते हैं, ठीक है? आपके साथ भी वो सुयोग होगा एक दिन, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने विद्यार्थियों को इस लायक बनाएँ और उनके सामने अपनी छवि ऐसे बनाएँ कि वो आपको ज़िंदगी भर ना भूलें, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं कल। कल आपका सिलेबस का जो पहला टॉपिक है ना? हालाँकि वो सिलेबस में लिखा नहीं होता, लेकिन भाषा बोध से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जिसमें आप वो सब देखे होंगे संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, है ना? शिक्षक भर्ती में आता है ये क्वेश्चन, सीजीपीएससी में आता है। वहाँ पर भले नहीं पूछा जाएगा सीटीईटी में, लेकिन इसमें आता है। तो आप लोग बिल्कुल इसी टाइम पे आना 5:30 बजे से, है ना? कोशिश कीजिएगा 2-4 मिनट, 5 मिनट पहले आ जाइए, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत ऑनलाइन वालों को? सिलेबस समझ आया? ठीक है, क्योंकि सिलेबस से अच्छा मार्गदर्शक आपका कोई नहीं है, अभी मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए, कल मिलते हैं, है ना?